वाक्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। वाक्य का अर्थ है किसी विचार या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों का व्यवस्थित समूह। वाक्य भाषा की मूल इकाई है जो पूर्ण विचार व्यक्त करता है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के मुख्यतः तीन स्वरूप होते हैं। विधि वाक्य जो आज्ञा, आदेश या निवेदन को व्यक्त करता है। प्रश्न वाक्य जो किसी प्रश्न या जिज्ञासा को प्रकट करता है। भाव वाक्य जो किसी भावना को व्यक्त करता है। वाक्य रचना के विभिन्न उपादान। विषय वह जिसे लेकर वाक्य बनाया जाता है। विधेय वह जो विषय के बारे में जानकारी देता है। क्रिया वह शब्द जो वाक्य में कार्य का संकेत देता है। विशेषण वाक्य में विषय या विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द। इन सब के संयोजन से वाक्य का निर्माण होता है और यह विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करता है। सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द में अंतर। सामान्य शब्द वे होते हैं जो भाषा में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं और जिनका अर्थ व्यापक होता है। इन शब्दों का उपयोग सामान्य बातचीत, लेखन और अन्य कार्यों में होता है। उदाहरण पानी, पुस्तक, जीवन, खुशी। पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र, विषय या ज्ञान के अंतर्गत विशिष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं। इन शब्दों का उपयोग तकनीकी, वैज्ञानिक, कानूनी या अन्य विशेष संदर्भों में किया जाता है। उदाहरण गणित में त्रिभुज, भौतिकी में गति, व्याकरण में संज्ञा। अंतर प्रयोग का क्षेत्र। सामान्य शब्द दैनिक जीवन में उपयोग। पारिभाषिक शब्द विशेष विषयों में उपयोग। अर्थ सामान्य शब्द व्यापक और साधारण, पारिभाषिक शब्द सीमित और विशिष्ट। उदाहरण सामान्य शब्द घर, नदी, पारिभाषिक शब्द इलेक्ट्रॉन, परिपथ। शब्दावली निर्माण के सिद्धांत। संदर्भ के अनुसार अर्थ निर्धारण। किसी विषय में उपयोग होने वाले शब्दों को एक विशिष्ट अर्थ दिया जाता है। यथासंभव परंपरागत शब्दों का प्रयोग। पुराने शब्दों को नया अर्थ देकर प्रयोग करना। नई शब्दावली का निर्माण। आवश्यकता अनुसार नए शब्द बनाए जाते हैं। अनुवाद विदेशी शब्दों का अनुवाद कर उन्हें पारिभाषिक रूप में अपनाया जाता है। इस प्रकार सामान्य और पारिभाषिक शब्दों का अपना अपना महत्व और उपयोग है। मानकीकरण से क्या अभिप्राय मानकीकरण का अर्थ है किसी वस्तु, प्रक्रिया या प्रणाली को एक निश्चित मानक के अनुसार ढालना या उसका निर्धारण करना। यह भाषा, लिपि, विज्ञान, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है ताकि उपयोग में एक रूपता और स्पष्टता बनी रहे। देवनागरी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण के प्रयास। देवनागरी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में एक ही शब्द के लिए भिन्न भिन्न वर्तनी और लिपि प्रयोग की जाती थी। यह भाषा के संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करती थी। मानकीकरण के माध्यम से इसे एक रूप और स्पष्ट बनाया गया। मुख्य प्रयास देवनागरी लिपि का एक रूपता में विकास। अक्षरों के रूप, क्रम और उच्चारण का निर्धारण। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की सही क्रमबद्धता। वर्तनी का मानकीकरण। एक शब्द को लिखने का एक ही तरीका। उच्चारण के अनुरूप वर्तनी का निर्धारण। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी से आए शब्दों को देवनागरी में स्पष्ट रूप से लिखने के नियम। तकनीकी साधनों का प्रयोग। टाइपिंग और प्रिंटिंग के लिए देवनागरी का मानकीकरण। कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों में देवनागरी के फॉन्ट्स का विकास। महत्व मानकीकरण से भाषा और लिपि की समझ में स्पष्टता आती है। यह शिक्षा, साहित्य, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में सुगमता प्रदान करता है। बहुभाषिक समाज से क्या तात्पर्य बहुभाषिक समाज वह समाज है जहाँ एक से अधिक भाषाएं प्रचलित और व्यवहार में होती है। ऐसे समाज में लोग विभिन्न भाषाओं का उपयोग करते हैं जो उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में विविधता लाती हैं। बहुभाषिक समाज की विशेषताएं। भाषाई विविधता। समाज में अलग अलग भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। उदाहरण भारत में हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग। संस्कृति और परंपरा का मिश्रण। विभिन्न भाषाएं अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाती हैं। इनसे समाज में एकता और विविधता का संतुलन बनता है। संपर्क भाषा का महत्व। बहुभाषिक समाज में संवाद के लिए सामान्य संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। उदाहरण भारत में हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में उपयोगी है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र। अनुवाद बहुभाषिक समाज में संवाद, शिक्षा और प्रशासन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसके भी प्रमुख क्षेत्र हैं।
शैक्षिक क्षेत्र विभिन्न भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार करना, छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। प्रशासनिक क्षेत्र सरकारी दस्तावेजों, अधिसूचनाओं और आदेशों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना। नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के लिए भाषा की बाधा को दूर करना। साहित्यिक क्षेत्र क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य को अनुवाद के माध्यम से सभी भाषाओं में उपलब्ध कराना। विभिन्न संस्कृतियों के बीच साहित्यिक आदान प्रदान। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र फिल्म, टीवी और डिजिटल सामग्री को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करना। सबटाइटल और डबिंग के माध्यम से विविध भाषाओं के दर्शकों तक सामग्री पहुंचाना। बहुभाषिक समाज में अनुवाद संवाद और सामंजस्य बनाए रखने में एक पुल का कार्य करता है। यह भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करता है और एक समग्र और प्रगतिशील समाज के निर्माण में सहायक होता है। तुलनात्मक साहित्य से क्या अभिप्राय है? तुलनात्मक साहित्य का तात्पर्य विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और साहित्यिक परंपराओं के बीच अध्ययन और तुलना करना है। यह साहित्य के व्यापक दृष्टिकोण को समझने और विभिन्न समाजों की साहित्यिक अभिव्यक्तियों के आपसी संबंधों को उजागर करने का प्रयास करता है। तुलनात्मक साहित्य की विशेषताएं: अंतर सांस्कृतिक संवाद, विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण। उदाहरण: भारतीय और पश्चिमी साहित्य में प्रेम के चित्रण की तुलना। समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन। साहित्य में विषय, शैली और संरचना की समानताओं और भिन्नताओं को समझना, जैसे महाकाव्य परंपरा में वाल्मीकि का रामायण और होमर का इलियड। साहित्य और अन्य कलाओं का संबंध। साहित्य का चित्रकला, संगीत और सिनेमा जैसी अन्य कलाओं से संबंध। वैश्विक दृष्टिकोण। साहित्य को राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर देखना और उसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझना। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की भूमिका। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में अनुवाद एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं: भाषा की बाधा को दूर करना। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के साहित्य को अन्य भाषाओं के पाठकों तक पहुंचाना। उदाहरण: कालिदास की कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद। सांस्कृतिक आदान प्रदान। अनुवाद के जरिए विभिन्न संस्कृतियों के विचार और मान्यताएं साझा करना। यह साहित्यिक परंपराओं को वैश्विक रूप से समझने में सहायक होता है। साहित्यिक विरासत का संरक्षण। प्राचीन और क्षेत्रीय साहित्य का अनुवाद करके उसे अन्य भाषाओं में संरक्षित करना। तुलना के लिए सामग्री प्रदान करना। विभिन्न भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के बिना संभव नहीं है। तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन समाजों के बीच आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ाने में सहायक होता है। यह साहित्य के माध्यम से मानवता की साझा विरासत को उजागर करता है और वैश्विक दृष्टिकोण को समृद्ध बनाता है। अनुवाद इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह भाषाई विविधता को एकीकृत करता है। भाषा की परिभाषा एवं इकाइयों का विवेचन। भाषा मनुष्य द्वारा विचारों, भावनाओं और विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन है। यह ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों एवं व्याकरण के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने का साधन प्रदान करती है। भाषा की परिभाषा। भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा एक ऐसा प्रणालीगत साधन है जो ध्वनि, संकेत एवं प्रतीकों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करता है। फर्डिनेंड डी सॉसूर के अनुसार भाषा एक सामाजिक संस्था है जो संकेतों की प्रणाली के रूप में कार्य करती है। भाषा की प्रमुख इकाइयाँ। ध्वनि, फोनेम। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे बोलने एवं सुनने में पहचाना जा सकता है, जैसे क, ख, ग। मोर्फीम। ध्वनियों का वह समूह जो अर्थ प्रदान करता है, जैसे घर और घरों में घ और र। शब्द, वर्ड। ध्वनियों और मोर्फीम का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, जैसे पुस्तक, जल। वाक्य, सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण विचार या सूचना व्यक्त करता है, जैसे पक्षी उड़ रहा है। अर्थ, सेमेंटिक्स। भाषा का सबसे बड़ा उद्देश्य अर्थ प्रदान करना है जो सभी इकाइयों को जोड़कर समझा जाता है। निष्कर्ष। भाषा संचार का साधन है जिसमें ध्वनि, व्याकरण एवं अर्थ की विभिन्न इकाइयाँ एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। यह मानव समाज की अभिव्यक्ति और विकास का आधार है।
हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में काल, वचन और लिंग संबंधी संदर्भ का उदाहरण परिचय। काल टेंस, काल किसी वाक्य में क्रिया के समय को व्यक्त करता है। हिंदी और अंग्रेजी में काल की 3 प्रमुख श्रेणियां होती है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल पास्ट टेंस, हिंदी मैंने किताब पढ़ी, आई रीड अ बुक। वर्तमान काल, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। भविष्य काल फ्यूचर टेंस, मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड अ बुक। वचन नंबर, वचन से यह पता चलता है कि वाक्य में बात एक वस्तु व्यक्ति की हो रही है या एक से अधिक की। हिंदी एक वचन, यह बच्चा खेल रहा है। बहुवचन, ये बच्चे खेल रहे हैं। अंग्रेजी सिंगुलर, दिस चाइल्ड इज प्लेइंग। प्लूरल, दिस चिल्ड्रन आर प्लेइंग। लिंग जेंडर, हिंदी और अंग्रेजी में लिंग के प्रयोग में अंतर देखा जाता है। हिंदी में विशेष रूप से लिंग के आधार पर क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। हिंदी पुल्लिंग, राम खाना खा रहा है। स्त्रीलिंग, सीता खाना खा रही है। अंग्रेजी मैस्कुलिन, राम इज ईटिंग फूड। फेमिनिन, सीता इज ईटिंग फूड। संदर्भ का महत्व, हिंदी में काल, वचन और लिंग के आधार पर वाक्य की संरचना में परिवर्तन होता है, जबकि अंग्रेजी में यह परिवर्तन क्रिया और वाक्य के अन्य अंगों तक ही सीमित होता है। अनुवाद करते समय इन तत्वों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। निष्कर्ष, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काल, वचन और लिंग का अपना अपना महत्व है। सही अनुवाद के लिए इन संदर्भों की गहरी समझ होना अनिवार्य है। भारतीय साहित्य से आप क्या समझते हैं? भारतीय साहित्य के अध्ययन में अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। भारतीय साहित्य का परिचय। भारतीय साहित्य विश्व का प्राचीनतम और समृद्ध साहित्य है, जो विविध भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वेद, पुराण, महाकाव्य, महाभारत, रामायण, मध्यकालीन साहित्य, सूरदास, तुलसीदास और आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, टैगोर का समावेश है। यह न केवल सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है, बल्कि भारत के समाज, परंपराओं और इतिहास का दर्पण भी है। भारतीय साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। विविधता, भारतीय साहित्य संस्कृत, हिंदी, तमिल, उर्दू, बंगाली और अन्य भाषाओं में रचा गया है। सांस्कृतिक समृद्धि, इसमें धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विचारों की गहरी झलक मिलती है। सामाजिक सुधार, भारतीय साहित्य ने समाज में बदलाव लाने और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक प्रभाव, भारतीय साहित्य ने विश्व साहित्य को प्रभावित किया है, जैसे टैगोर की रचनाएं। अनुवाद के अध्ययन में महत्व, भारतीय साहित्य विविध भाषाओं में है, इसलिए एक क्षेत्रीय भाषा का साहित्य दूसरी भाषाओं में अनुवाद के महत्व माध्यम से ही समझा जा सकता है। अनुवाद भारतीय साहित्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का माध्यम है। क्षेत्रीय साहित्य को जोड़ना, अनुवाद क्षेत्रीय साहित्य को हिंदी या अंग्रेजी में लाकर पूरे देश को उससे जोड़ता है। उदाहरण के लिए तिरुक्कुरल जैसे ग्रंथ का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद इसे सभी के लिए सुलभ बनाता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, अनुवाद विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करता है। उदाहरण के लिए टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद भारतीय दर्शन को पश्चिमी समाज तक पहुंचाने का माध्यम बना। साहित्य की वैश्विक पहचान, भारतीय साहित्य के अनुवाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जैसे प्रेमचंद की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाता है। विचारों का प्रसार, सामाजिक और दार्शनिक विचारों का प्रसार अनुवाद के माध्यम से अधिक व्यापक स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद अन्य भाषाओं में हुआ, जिससे उनके विचार पूरे विश्व में पहुंचे। निष्कर्ष, भारतीय साहित्य अपनी विविधता और गहराई के लिए प्रसिद्ध है। इसके अध्ययन में अनुवाद एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर को एकजुट करने और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में सहायक है। अनुवाद न केवल साहित्य को समृद्ध बनाता है, बल्कि समाज को भी जोड़ने का कार्य करता है। सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द में अंतर बताते हुए पारिभाषिक शब्द की 5 विशेषताएं बताइए। सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द में अंतर। अर्थ, साधारण उपयोग में आने वाले सामान्य अर्थ वाले शब्द, किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द। उपयोग का क्षेत्र, दैनिक जीवन और सामान्य भाषा में। तकनीकी, वैज्ञानिक, कानूनी या शैक्षणिक क्षेत्रों में संदर्भ के अनुसार अर्थ बदल सकता है। स्थायी और निश्चित
अर्थ होता है स्कूल, पुस्तक, खाना, न्यूटन का नियम, कोशिका संविधान। अस्पष्टता संदर्भ के बिना अस्पष्ट हो सकते हैं, परिभाषा और क्षेत्र के अनुसार स्पष्ट होते हैं। पारिभाषिक शब्द के विशेषताएं। विशिष्टता स्पेसिफिसिटी, पारिभाषिक शब्द केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं और उनका अर्थ उस क्षेत्र में ही स्पष्ट होता है। उदाहरण गुरुत्वाकर्षण भौतिकी का पारिभाषिक शब्द है। निश्चितता डेफिनिटनेस, इन शब्दों का अर्थ परिभाषित और अस्थायी होता है जो संदर्भ के अनुसार बदलता नहीं है। संक्षिप्तता कॉन्साइजनेस, ये शब्द जटिल विचारों और प्रक्रियाओं को सरल और संक्षेप रूप में व्यक्त करते हैं। संदर्भ आधारित कॉन्टेक्चुअल, पारिभाषिक शब्दों का उपयोग केवल उनके संबंधित क्षेत्र में किया जाता है। जैसे संविधान का अर्थ राजनीति विज्ञान में अस्पष्ट है। अनुवाद में कठिनाई डिफिकल्टी इन ट्रांसलेशन, इन शब्दों का सही अनुवाद करना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उनका अर्थ क्षेत्र और परिभाषा पर निर्भर करता है। निष्कर्ष सामान्य और पारिभाषिक शब्द भाषा के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। सामान्य शब्द दैनिक जीवन का हिस्सा हैं, जबकि पारिभाषिक शब्द किसी विशिष्ट क्षेत्र में संचार को सटीक और प्रभावी बनाते हैं। इनकी समझ से भाषा का वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग सरल और प्रभावी होता है। मानकीकरण से क्या अभिप्राय है, इसे समझाते हुए हिंदी भाषा के मानकीकरण का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। मानकीकरण का अर्थ है, मानकीकरण का अर्थ किसी भाषा, प्रक्रिया या वस्तु को एक समान और स्वीकृत मानदंडों के अनुसार व्यवस्थित करना। भाषा के संदर्भ में मानकीकरण से तात्पर्य है एक रूपता लाना ताकि भाषा का प्रयोग सभी क्षेत्रों में समान रूप से हो सके। यह प्रक्रिया भाषा के व्याकरण, शब्दावली, वर्तनी और उच्चारण को स्थिर और स्वीकृत रूप देती है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का अर्थ, हिंदी भाषा का मानकीकरण इसे व्यापक, व्यवस्थित और सर्वमान्य बनाने की प्रक्रिया है। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी के मानकीकरण का उद्देश्य इसे प्रशासनिक, शैक्षणिक, साहित्यिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में एक रूप बनाना है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया। व्याकरण का मानकीकरण, पाणिनि और अन्य भाषाविदों ने हिंदी के व्याकरण के नियम निर्धारित किए। उदाहरण हिंदी में कृपया और आप जैसे औपचारिक शब्दों का प्रयोग। शब्दावली का मानकीकरण, हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए संस्कृत से शब्दों को लिया गया। उदाहरण प्रशासनिक शब्द जैसे नियंत्रण, समिति, संविधान। लिपि का मानकीकरण, देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की मानक लिपि के रूप में स्वीकृत किया गया। वर्तनी के नियम तय किए गए जैसे शिक्षा और विद्या की एकरूपता। प्रकाशन और संचार माध्यम, हिंदी समाचार पत्र, किताबें और सरकारी दस्तावेज मानकीकृत हिंदी में प्रकाशित किए जाने लगे। तकनीकी भाषा का विकास, विज्ञान, तकनीक और कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों के लिए नई हिंदी शब्दावली तैयार की गई। उदाहरण संगणक, कंप्यूटर, डाटा के लिए आंकड़ा। हिंदी भाषा के मानकीकरण के उदाहरण शैक्षणिक उपयोग, पाठ्यक्रमों और पुस्तकों में एक समान भाषा और शैली का प्रयोग। उदाहरण सीबीएसई और एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तकें। प्रशासनिक भाषा, सरकारी आदेशों और कानूनों में मानक हिंदी का उपयोग। उदाहरण राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत हिंदी के मानकीकृत रूप का पालन। संचार माध्यम, रेडियो, टेलीविजन और समाचार चैनल मानक हिंदी का उपयोग करते हैं। निष्कर्ष मानकीकरण से हिंदी भाषा को एक रूपता और अस्थिरता प्राप्त हुई है जिससे इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर समझने और प्रयोग करने में सरलता हुई। हिंदी भाषा का मानकीकरण न केवल इसके उपयोग को प्रभावी बनाता है बल्कि इसे भारत की पहचान और एकता का प्रतीक भी बनाता है। राष्ट्रीय सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय सामाजिक विकास में अनुवाद की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज की क्या क्या अपेक्षाएं हैं? राष्ट्रीय सामाजिक विकास का तात्पर्य, राष्ट्रीय सामाजिक विकास से तात्पर्य है समाज के विभिन्न पहलुओं में सुधार और प्रगति जो राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान करती है। यह विकास न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी होता है। इसका उद्देश्य एक समृद्ध, समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है जिसमें इसे नागरिकों के लिए समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा हो। राष्ट्रीय सामाजिक विकास में मुख्यतः निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं: आर्थिक विकास, उत्पादन, आय और जीवन स्तर में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, सामाजिक न्याय, जातिवाद, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, संस्कारों और सांस्कृतिक विकास, समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन, राष्ट्रीय सामाजिक विकास में अनुवाद की भूमिका। अनुवाद राष्ट्रीय सामाजिक विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है और सामाजिक समरसता में सुधार होता है। अनुवाद के माध्यम से सूचना का प्रसार, अनुवाद समाज के विभिन्न हिस्सों तक सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाने में मदद करता है। उदाहरण, सरकारी योजनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद। शिक्षा और जागरूकता, अनुवाद शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। पाठ्यपुस्तकों और शैक्षिक सामग्री का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हो ताकि हर समुदाय तक पहुंचा जा सके। सांस्कृतिक समागम, अनुवाद संस्कृति, साहित्य और कला के विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में फैलाने का काम करता है, जिससे समाज में विविधता की स्वीकृति और सम्मान बढ़ता है। प्रशासनिक सुधार, अनुवाद प्रशासनिक दस्तावेजों, नीतियों और कानूनी प्रावधानों का समझने में मदद करता है, जिससे सरकारी योजनाओं का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन होता है। भारतीय समाज की अपेक्षाएं, भाषाई समानता, भारतीय समाज में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। अनुवाद के माध्यम से सभी भाषाओं के बीच समानता लाई जा सकती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त हो सके। समाज में समरसता, भारतीय समाज में विविधता है, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानताएं और भेदभाव भी है। अनुवाद समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच समझ और सहयोग बढ़ाता है, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक नीतियों का समान वितरण, भारतीय समाज की यह अपेक्षा है कि सरकारी योजनाएं और नीतियां सभी वर्गों तक पहुंचे। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में ये योजनाएं पहुंचाई जा सकती हैं, जिससे समाज के हर तबके तक समान अवसर पहुंच सके। शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारतीय समाज की यह अपेक्षा है कि अनुवाद के माध्यम से शैक्षिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक ज्ञान का आदान प्रदान हो, जिससे समाज की एकता और सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ सके। निष्कर्ष, राष्ट्रीय सामाजिक विकास एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल समाज में संवाद और जानकारी के प्रसार में मदद करता है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और समरसता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारतीय समाज की अपेक्षाएं हैं कि अनुवाद के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक जानकारी, शिक्षा और संसाधन पहुंचे, ताकि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंच सके।